हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज डिप्लोमा पे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का 2020 और का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको अब तक के कराए गए सारे क्वेश्चन पेपर का PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायमीटर ऑफ ए रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाय 2 mm फॉर रिवेट डायमीटर्स। तो बोल रहा है कि जो रिवेट होल का डायमीटर होता है वो रिवेट के डायमीटर से 2 mm ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। वो कौन से कंडीशन में? तो ऑप्शन ए है अप टू 12 mm, ऑप्शन बी है अप टू 22 mm, ऑप्शन सी है अप टू 15 mm एंड ऑप्शन डी है एक्सीडिंग 25 mm। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, एक्सीडिंग 25 mm। जब रिवेट का जो डायमीटर वो होता है वो 25 mm से एक्सीड कर जाता है, तब जो रिवेट होल होता है वो रिवेट के जो डायमीटर है उससे 2 mm ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when it is desired to have a flush surface dash rivets are used। तो बोल रहा है कि जब फ्लश सरफेस की ज़रूरत होती है तब कौन से रिवेट का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए है स्नैप हेडेड, ऑप्शन बी है पैन हेडेड, ऑप्शन सी है काउंटर संक एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काउंटर संक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the type of riveting in which number of rivets in a row decrease as we move from innermost row to the outermost row is called। तो बोल रहा है कि वैसा रिवेटिंग जिसमें हम जब सबसे इनर वाला रो से सबसे बाहरी वाले रो पे जाते हैं तब जो नंबर ऑफ रिवेट है वो डिक्रीज करता है, तो ऐसे फॉर्मेट को कौन सा रिवेटिंग बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है डायमंड रिवेटिंग, ऑप्शन बी है चेन रिवेटिंग, ऑप्शन सी है क्रॉस रिवेटिंग एंड ऑप्शन डी है गेज रिवेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डायमंड रिवेटिंग, क्योंकि डायमंड रिवेटिंग में जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे 3 रिवेट है तो यहाँ पे 2 रिवेट होगा और यहाँ पे 1 रिवेट होगा, यानी कि जब हम इनर मोस्ट पे हैं तो रिवेट की जो नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और जब जैसे जैसे आउटर मोस्ट पे जाएंगे रिवेट का नंबर घटते जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा डायमंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट द मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड शुड बी केप्ट इक्वल टू। तब बोल रहा है कि जब फिलेट वेल्ड का जो मिनिमम साइज़ है वो थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, यानी कि जो थिनर पार्ट है उसके थिकनेस से भी ज़्यादा हो जाए, तब ऐसे केस में जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होगा वो कितना रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ट्वाइस द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, ऑप्शन बी है थिकनेस द थिनर पार्ट, ऑप्शन सी है हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थिकनेस द थिनर पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव एरिया ऑफ बट वेल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। तो जो बट वेल्ड का इफेक्टिव एरिया होता है वो किसका किसका प्रोडक्ट है? तो ऑप्शन ए है थ्रोट थिकनेस एंड लेंथ ऑफ वेल्ड, ऑप्शन बी है थ्रोट थिकनेस एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ऑप्शन सी है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड लेंथ ऑफ वेल्ड एंड ऑप्शन डी है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। तब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द ग्रेड ऑफ स्टील हैविंग Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि वैसा स्टील जिसका जो ग्रेड है वो 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तब ऐसे स्टील का परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा? तो 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो होता है वो माइल्ड स्टील का ग्रेड होता है। तो माइल्ड स्टील के केस में जो परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो कितना होता है? तब वो होता है 0.6 Fy होता है। तो इसका अगर वैल्यू रखें 0.06 इंटू Fy 250 रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉर फील्ड रिवेट्स द परमिसिबल स्ट्रेसेज आर रिड्यूस्ड बाय। तो बोल रहा है कि जो फील्ड रिवेट्स होता है उसका जो परमिसिबल स्ट्रेस वो कितना रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15% एंड ऑप्शन डी है 20%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिंग बिटवीन टू टैकिंग रिवेट्स फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड डैश। तो बोल रहा है कि किसी कंप्रेशन मेंबर में जो दो टैकिंग रिवेट्स होता है उसके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 400 mm, ऑप्शन बी है 500 mm, ऑप्शन सी है 600 mm एंड ऑप्शन डी है 700 mm। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 600 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इज़ द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ। तो बोल रहा है कि किसी कॉलम का इफेक्टिव लेंथ जो है वो किन किन पॉइंट के बीच का लेंथ होता है। तो ऑप्शन ए है मैक्सिमम मोमेंट, ऑप्शन बी है जीरो सीयर, ऑप्शन सी है जीरो मोमेंट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो किसी कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट्स और पॉइंट ऑफ जीरो कंट्राफ्लेक्चर के बीच का लेंथ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जीरो मोमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रूफ ट्रसेज द हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रसेज आर नोन एज। तो बोल रहा है कि रूफ ट्रसेज में जो हॉरिजॉन्टल बीम होता है, जो दो एक साथ जो जुड़ा हुआ ट्रस है उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बीम होता है रूफ ट्रस में, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रिंसिपल राफ्टर, ऑप्शन बी है पुर्लिन, ऑप्शन सी है कॉमन राफ्टर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम डिपेंड्स अपॉन। तो बोल रहा है कि किसी कॉलम का इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए है सुप्रीम पोज्ड लोड, ऑप्शन बी है इंड कंडीशन, ऑप्शन सी है स्लेंडरनेस रेशियो एंड ऑप्शन डी है वेट। तो लेंथ कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो इंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉलम का जो जितना भी इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं वो अलग अलग कंडीशन में, तो वो कंडीशन कौन सा आता है, वो इंड कंडीशन होता है। किसी में दोनों इंड फिक्स होता है, किसी में दोनों इंड हिंज्ड होता है, किसी में वन इंड फिक्स होता है, वन इंड फ्री होता है। इस तरह का इंड कंडीशन होता है, इसलिए कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ है वो इंड कंडीशन पे डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्मॉल एंगल पीस वेल्डेड और बोल्टेड टू ए स्ट्रक्चरल मेंबर एज एन अलाइनमेंट सपोर्ट इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि एक स्मॉल एंगल पीस, कोई एंगल पीस से छोटा सा जो कि किसी स्ट्रक्चरल मेंबर से वेल्डेड है या फिर बोल्टेड है, जो अलाइनमेंट सपोर्ट के रूप में है, तो वैसे एंगल पीस को क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए है क्लीट, ऑप्शन बी है रनर, ऑप्शन सी है डायफ्राम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील आई सेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। तो बोल रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन होता है वो कितने क्लास में क्लासीफाई किया गया है। तो ऑप्शन ए है 4 सीरीज, ऑप्शन बी है 5 सीरीज, ऑप्शन सी है 6 सीरीज एंड ऑप्शन डी है 7 सीरीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 सीरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवेट्स विच आर ड्रिवन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर नोन एज। तो बोल रहा है कि वैसा रिवेट जिसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ड्रिवन करते हैं वैसे रिवेट्स को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट्स, ऑप्शन बी है हैंड ड्रिवन रिवेट्स, ऑप्शन सी है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स एंड ऑप्शन डी है कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल्ड स्टील बीम्स शियर फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय। तो बोल रहा है कि रोल्ड स्टील बीम जो होता है उसमें शियर फोर्स कौन रजिस्ट करता है। तो ऑप्शन ए है फ्लेंज ओनली, ऑप्शन बी है वेब ओनली, ऑप्शन सी है वेब एंड फ्लेंज टुगेदर, ऑप्शन डी है टॉप फ्लेंज ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेब ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ ए रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पुर्लिन इज कॉल्ड एज। तो बोल रहा है कि रूफ ट्रस का वैसा मेंबर जो पुर्लिन को सपोर्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रिंसिपल राफ्टर, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल टाई, ऑप्शन सी है सैग टाई एंड ऑप्शन डी है मेन स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सैग टाई।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्पैन अप टू विच प्लेट गर्डर कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली इज़। तो बोल रहा है कि वैसा मैक्सिमम स्पैन जितने स्पैन तक प्लेट गर्डर को इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं वो कितना स्पैन होगा। तो ऑप्शन ए है 15 मीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है 30 मीटर एंड ऑप्शन डी है 40 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम बेसेज आर मेनली सब्जेक्टेड टू एंड डिजाइंड फॉर। तो बोल रहा है कॉलम का जो बेस बनाते हैं उसको मेनली किस पर्पस से डिज़ाइन करते हैं या फिर किस पर्पस के लिए बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है बेंडिंग एंड कंप्रेशन, ऑप्शन बी है बियरिंग एंड टेंशन, ऑप्शन सी है कंप्रेशन एंड टेंशन एंड ऑप्शन डी है बियरिंग एंड कंप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंडिंग एंड कंप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम लेंथ ऑफ ए लेसिंग बार डिपेंड्स अपॉन। तो किसी लेसिंग बार का जो मिनिमम लेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द मेंबर, ऑप्शन बी है थिकनेस ऑफ लेसिंग बार, ऑप्शन सी है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थिकनेस ऑफ लेसिंग बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लग एंगल इज यूज्ड एट ए जॉइंट टू। तो बोल रहा है कि लग एंगल जो है वो किसी जॉइंट पे यूज करते हैं, वो किस लिए। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज डिजाइन टेंशन कैपेसिटी, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस लेंथ ऑफ जॉइंट, ऑप्शन सी है टू टेक केयर ऑफ इफेक्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ लोड्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू रिड्यूस लेंथ ऑफ जॉइंट। लग एंगल को जो जॉइंट का लेंथ को रिड्यूस करने के लिए ही यूज किया जाता है। सो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।